I would like to welcome you with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace and blessings of Almighty Allah be upon you all. जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, दिल की धड़कनें जो है वो तेज होती जा रही है। वो घड़ी, वो बोर्ड एग्जाम जिसके बारे में कई सालों से हम सुनते आ रहे थे, वो बस 1 महीने की दूरी पर हमसे खड़ा है। और पता नहीं क्यों मन में, दिल में अजीब अजीब विचार और ख्यालात आ रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं। और हमें भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत ही छोड़ दी, जिनको लगता है कि अब शायद ये मेरे बस की बात नहीं। मुझे बहुत समझाया गया था, बहुत लोगों ने बोला, मैंने खुद को होशियार समझा कि हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब ऐसा लगता है सिर्फ 1 महीना और एसएससी बोर्ड एग्जाम, अब शायद ये पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चे वो होंगे जिन्होंने अपनी हिम्मत जो है वो हार चुके हों। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि ऐसे अगर कोई स्टूडेंट इस हॉल में बैठा हुआ है तो पूरा आश्वासन, पूरा विश्वास, पूरा भरोसा रखिए और यकीन जानिए कि सिर्फ ये 1 महीना भी आपकी किस्मत को बदल सकता है। ये 1 महीना, अगरचे आज तक आपने कोई पढ़ाई नहीं भी की हो, आपने बुक भी नहीं खोली हो, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने ये 1 महीने को भी जो है गनीमत जाना और इस 1 महीने को भी सही तौर पर और पूरी मेहनत करके जो है इस्तेमाल किया, तो आप पास तो जरूर होंगे। यहाँ पे बैठा हुआ, इस हॉल के अंदर बैठा हुआ हर बच्चा जो टिप्स, जो पढ़ाई की टेक्निक्स आपको बताई जाएगी, उसके ऊपर फॉलो करेगा। यकीन जानिए कम से कम 60%, नथिंग लेस देन दैट, कम से कम 60%। इवन वो स्टूडेंट जिसने की अपनी पूरी हिम्मत हार चुका है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पवित्र कुरान के अंदर एक श्लोक है सूरह आल इमरान के अंदर, जिसमें ईश्वर खुदा अल्लाह कहता है कि अल्लाह इज द प्रोटेक्टर ऑफ दोज हु हैव फेथ। ईश्वर जो है, खुदा जो है, वो उन लोगों का मददगार है, उन लोगों का सहारा बनता है जो क्या करते हैं, फेथ रखते हैं, ईमान, यकीन रखते हैं। किसमें यकीन रखते हैं? गॉड के एग्जिस्टेंस में। और न सिर्फ ये यकीन रखते हैं कि देयर इज अ गॉड, देयर इज वन गॉड, बल्कि ये यकीन रखते हैं कि गॉड इज द मोस्ट पावरफुल, गॉड इज द मोस्ट पावरफुल, सबसे ज्यादा ताकत वाला ईश्वर और खुदा है मेरी सपोर्ट करने और मेरी मदद करने के लिए। और फिर आप देखिए, जब आपका यकीन ये होता है कि इस पूरी सृष्टि को, इस पूरी कायनात को, इस पूरे जगत को जिसने निर्माण किया, अगर वो मेरी मदद करने के लिए आए, तो फिर दुनिया की कोई ताकत जो है मुझे पीछे नहीं रख सकती, न मुझे हारने देगी, बल्कि जो गोल, जो मकसद मैंने सेट किया मैं उसे जरूर अचीव करूंगा। और आप देखिए ईश्वर फिर क्या कहता है, ईश्वर ये कहता है कि जो लोग ईश्वर के ऊपर अपना यकीन, अपना भरोसा छोड़ देते हैं कि अगर ईश्वर चाहे तो ये सिचुएशन जो कि बज़ाहिर, जो कि ऑन द फेस ऑफ इट ये मालूम होता है, ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर कोई स्टूडेंट 90 पे खड़ा है, उसको लगता है कि मेरा शायद मेरिट में आना पॉसिबल नहीं है, तो वो भी ये समझ ले कि ऐसा भी हरगिज़ नहीं है। कोई स्टूडेंट अगर मेरिट में भी आना चाहता है, इस 1 महीने का सही यूटिलाइजेशन करते हुए वो भी मेरिट के अंदर आ सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए सबसे बेस जो हमारा है, जो बुनियाद है, वो ये कि ईश्वर ये कहता है कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड इज द प्रोटेक्टर ऑफ दोज पीपल हु हैव फेथ, जो ईमान और यकीन रखते हैं, जिनका भरोसा
तो नाउ भी दी नाउ भी दी। ये कभी मत समझिए कि कोई चीज लाइफ में नथिंग इज इम्पॉसिबल। और आज जो जमाना जिसमें हम लोग जी रहे हैं, हम जानते हैं कि आज कौन सा जमाना है। आज T20 का जमाना है। T20 सब लोग देखते होंगे, क्रिकेट सब लोग देखते होंगे, T20 टूर्नामेंट सबने देखा होगा। सब कितने बच्चे देखते हैं T20 क्रिकेट? देखिए IPL के जमाने में ये चीज सिद्ध हो गई है कि एक पूरी तरह से हारी हुई मैच, एक पूरी तरह से हारी हुई मैच लास्ट के सिर्फ 1 या 2 ओवर में जीती जा सकती है। बराबर है? तो वो स्टूडेंट्स जो ये समझ रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, वो ये समझेंगे कि इवन ये लास्ट 1 महीने में भी आप अपनी मैच को क्या कर सकते हो, जीत सकते हो। और IPL ने ये भी सिद्ध किया है कि एक पूरी तरह से जीती हुई मैच, एक पूरी तरह से जीती हुई मैच भी लास्ट के सिर्फ 1 या 2 ओवर में हारी जा सकती है। So you have to be, you should not be overconfident, you should not be overconfident। ऐसा से बढ़तरी का हरगिज भी शिकार मत होइए। स्कूल के प्रीलिम्स के रिजल्ट को भूल जाइए। स्कूल वाले आपको पहचानते हैं, 10 साल से आपको टीचर्स देख रहे हैं, आपके अंदर बहुत पहचान है। बोर्ड का जो पेपर चेक करने वाला सर रहेगा वो आपको नहीं पहचानता है, सिर्फ आपका पेपर आपकी पहचान कराएगा। तो हरगिज भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए कि नहीं अभी तो मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, मेरी पढ़ाई हो गई, अब तो बस। बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, बिल्कुल भी ऐसा से बढ़तरी का शिकार मत होइए। ये 1 महीने को भी ठीक उसी मेहनत, उसी लगन और उसी जुस्तजू से आप क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए जिस तरह आपने साल भर परफॉर्मेंस किया है। क्योंकि अगर बाय चांस आप इस 1 महीने के अंदर भी थोड़ा सा लूज पड़ गए, है ना, आपके फ्रेंड्स क्या बोलते होंगे, अरे वाह देखो तो सब आता है, अरे वाह तुम्हें तो सब पढ़ाई किए, तेरे तो इतने अच्छे मार्क्स मिलते, देखो वो भी आता है, वो भी आता है, कुछ नहीं आता है। क्या बोलेगा? कुछ नहीं आता है, अभी तो पढ़ना है ना। ये तो स्कूल के अंदर सर, है ना, सब मजाक कर रहे हैं स्कूल के अंदर। एक्चुअल टेस्ट की तरह होने वाला है, एक्चुअल टेस्ट तो बोर्ड एग्जाम में होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, कभी भी अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं होंगे, ऐसा से कमतरी का या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के शिकार नहीं होंगे। बराबर है? पूरा कॉन्फिडेंस रखेंगे अपने आप पर, अपनी एबिलिटीज पर। जैसा मैंने बताया, भरोसा किस पर रखेंगे, ईश्वर पर रखेंगे, खुदा अल्लाह पर रखेंगे। तो जरूर कि 1 महीने के अंदर भी मैं जैसे बता रहा हूँ, यकीन कीजिए कि मिनिमम 60% जरूर वो बच्चा जो फेल होने का सोचता है स्कोर कर सकता है। और जो बच्चे एवरेज है 10 to 20, हम उनके लिए बताएंगे हाउ दे शुड गो अबाउट देयर स्टडीज। और वो बच्चे जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, हाउ दे कैन प्रिपेयर फॉर दिस लास्ट 1 month एंड ट्राई टू बी इन अ मेरिट लिस्ट। तो ये हमारी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो अब इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, पीपीटी के थ्रू आपको जो है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अंदाज में, है ना, कि सर ने तो बता दिया सब हो जाएगा, सब हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कैसे होगा, किस तरह आपको स्टडी करनी है, किस तरह आपको स्टडी करनी है। नंबर 1, क्या चीजें पढ़नी है, एग्जाम के अंदर क्या चीजें जरूरी रहेंगी, पेपर किस तरह सॉल्व करना है, और व्हाइल ड्यूरिंग द एग्जाम आपको हाउ यू हैव टू बिहेव। ये कुछ चीजें हैं जिसको मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर इस पीपीटी के थ्रू बताऊंगा। तो विल बिगिन विद द पीपीटी। ये आपके लिए स्ट्रेटेजी है, ये आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, तरीकेकार को हम लोग लाइन अप कर रहे हैं किस हिसाब से आपको जो है जाना है इस 1 महीने के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हाउ यू हैव टू स्टडी। अब किस तरह आप स्टडी करेंगे, उसके अंदर सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये, यू हैव टू स्टार्ट विद द इजीएस्ट सब्जेक्ट। क्या करना है आपको, वो विषय, वो मजमून जो आपका सबसे आसान तरीन है। ऐसा विषय जो आपको लगता है कि 6 में से आपका ये विषय सबसे आसान है ना। अभी आपको एक चीज ध्यान रखना है कि लास्ट में आपको क्या करना है, घर जाके एक टाइम टेबल, एक प्लानर खुद बनाना है। ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से आपको प्लानर बनाना है। तो उस प्लानर का सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि जब आप पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, है ना, तो आप क्या करेंगे, यू विल स्टार्ट विद द इजीएस्ट सब्जेक्ट। जो विषय, जो सब्जेक्ट, जो मजमून आपका सबसे आसान तरीन है, आपके लिए जो आपको लगता है सबसे इजी है, आपको उससे अपनी पढ़ाई पर शुरुआत करनी है। अच्छा, उस विषय के
भी यू हैव टू स्टार्ट विद द इजीएस्ट चैप्टर। 10 से 20 चैप्टर है, आपको लगता है कि ये 2-3 चैप्टर तो मैं यूं कर सकता हूं, कर सकती हूं, तो यू स्टार्ट विद 2 चैप्टर। आप क्या करो, उन चैप्टर्स है ना, उन चैप्टर्स के थ्रू अपनी पढ़ाई का शुरुआत या आगाज करो। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट रहेगा। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अपने जहन में बिठानी है वो ये कि यू हैव टू हैव टारगेट। आपको क्या करना होगा, अपने सामने कुछ लक्ष्य, कुछ गोल, कुछ नजबुल है इनको रखना पड़ेगा। आपको टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करनी पड़ेगी। अभी तक कैसा होता है, जब मूड हुआ तब पढ़ते हैं, किसी ने आवाज दिया आगे से थोड़ा वहां जाना है, पढ़ाई पर, टीवी पर अच्छा प्रोग्राम चालू हुआ, चलो थोड़ा देख लेते फिर बाद में, बराबर है। तो हम लोग किसके मालिक होते हैं, मूड के मालिक होते हैं। जब मूड रहेगा तो पढ़ाई होगी, जब मूड नहीं रहेगा तो पढ़ाई शायद नहीं होगी। कितना पढ़ेंगे उसका कोई डिसिप्लिन नहीं है। कभी बहुत किसी ने बोल दिया आज लेक्चर सुने, जाकर मालूम पड़ा 12, 10, 12, 14 घंटे पढ़ रहे, और कभी 1 घंटा भी मुश्किल से पढ़ते। तो इस तरह का इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। कभी भी कुछ भी इस तरह से अलग-अलग काम को, चीजों को नहीं करना चाहिए, बल्कि पढ़ाई के अंदर खास तौर से इस 1 महीने के अंदर यू शुड हैव टारगेट ओरिएंटेड स्टडी। आपके पास क्या होना चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करनी है आपको, टारगेट बेस्ड, नजबुल गोल और लक्ष्य को अपने सामने रखते हुए पढ़ाई को करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा ये लक्ष्य और नजबुल और ये गोल किस तरह आपको सेट करना है वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है आपको, ये खाली हेडिंग है टारगेट ओरिएंटेड स्टडी, ये आप अपने दिमाग में रखना। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। अभी सबसे पहले आप अभी अज्यूम कीजिए, मैं सिर्फ एग्जांपल्स ले रहा हूं। जैसे मैंने बताया कि आपको घर जाके क्या करना पड़ेगा, एक 10 मिनट 15 मिनट थोड़े निकालने पड़ेंगे, एक अच्छी बुक पेन लेना पड़ेगा, एक प्लानर आपको डिजाइन करना पड़ेगा कि सर ने जो गाइडलाइंस दी थी उसके हिसाब से आपको क्या करना है, चीजों को सेट करना है, प्लान करना है, मंसूबाबंदी करना है, बराबर है। तो आप टारगेट ओरिएंटेड स्टडी के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, अभी मान लीजिए है ना, एग्जांपल के लिए, मिसाल के लिए, उदाहरण के लिए, अगर आपके पास कितने सब्जेक्ट, कितने दिन है, 30 दिन है। एवरेज अगर आप पकड़ेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है, वो सबको पता होगा, इंटरनेट के ऊपर टाइम टेबल है ना। तो बोर्ड एग्जाम की डेट तो एटलीस्ट आपको मालूम है। बोर्ड एग्जाम के आपको क्या करना है, आज से आपको ये देखना है कि आपके पास कितने दिन है, जितने भी दिन रहेंगे। फॉर एग्जांपल, मिसाल के लिए, उदाहरण के लिए आपके पास अगर 30 दिन है, ठीक है, और आपके जितने सब्जेक्ट है, उदाहरण के लिए आपके पास कितने सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, तो आपको छोटा सा क्या करना है, मैथ्स का कैलकुलेशन करना है, छोटा सा मैथ्स का कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन क्या रहेगा, 30 डिवाइड बाय 6, किससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 6 से उसकी क्या करेंगे, सिम करेंगे आप, ठीक है, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर है, वो क्या रहेगा, 5 डेज पर सब्जेक्ट। मतलब आपका पहला टारगेट आपके सामने क्या आ गया कि पर सब्जेक्ट, एक विषय के लिए, एक मजमून के लिए मेरे पास कितने दिन बचते हैं। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। अगर आपके पास 30 दिन है और उदाहरण के लिए 6 सब्जेक्ट है, आपको एक छोटा सा मैथ का कैलकुलेशन करना है। इस कैलकुलेशन से आपको क्या समझेगा, सबसे पहले तो कि आपको एक विषय के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए कितने दिन मिलते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे चलो। अब उसके बाद आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट की बुक लेना है, हर सब्जेक्ट की बुक लेना है, और आपको ये देखना है कि उस विषय में, उस सब्जेक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है, कितने चैप्टर्स उस विषय के अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर है। ठीक है, अभी जैसे हम लोग का पीछे का टारगेट क्या था कि एक सब्जेक्ट के लिए कितने दिन मिलते हैं, 5 दिन मिलते हैं। और उदाहरण के लिए आप लीजिए, उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए, मिसाल के लिए आप लीजिए कि आपके पास कितने 20 चैप्टर है एक सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो आप फिर और एक कैलकुलेशन करेंगे, वो कैलकुलेशन क्या रहेगा, ठीक है, 20 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, क्या पता चलेगा आपको, कि एक दिन में, ठीक है, डॉक्टर ने क्या किया है, डॉक्टर ने बोला ये दवाई है, ये 1 महीने के अंदर पी लेना। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये दवाई पीकर हमारा एसएससी का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, जाके चलो, मालूम पड़ा ये दवाई है ना, इससे रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, पूरी दवाई अभी पी लेते हैं, बराबर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रोज का डोज है और उतना डोज आपके शरीर को मिलना चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए।
और रोज का जो डोज है दवाई का, पढ़ाई का, रोज का आपके पास जितना टारगेट, जितना गोल है वो आपको हर हाल में पूरा करना है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको रोज का डोज कितना है, बराबर है। तो ये कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो आप खुद इस रिजल्ट पर, इस कंक्लूजन पे आएंगे कि आपको हर दिन, प्रतिदिन, एवरीडे हाउ मच यू हैव टू स्टडी, आपको कितनी पढ़ाई करनी है। तो जो कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं उस हिसाब से एक अंदाजन उदाहरण दीजिए आपके पास, एक दिन में कितने चैप्टर आएंगे? 4 चैप्टर आएंगे। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? ठीक है। अब पढ़ाई के अंदर क्या होगा, 2 अप्रोच होंगे। ये तो आपको पता चला कि आपको, अगर आपके पास 30 दिन है, ठीक है, तो आपको एक सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम मिल रहा है, एक चीज आपको पता चली। दूसरी चीज आपको क्या पता चली कि एक सब्जेक्ट में अगर 20 चैप्टर्स है तो एक दिन के अंदर आपको कितने चैप्टर को कवर करना है, ये दूसरी चीज भी आपको पता चली। अब इसके बाद क्या रहेगा, इसके बाद आप किस तरह से पढ़ाई का जो स्टाइल रहेगा वो किस तरह अडॉप्ट करेंगे। देखिए 2 स्टाइल होंगे, है ना। लेकिन इससे पहले कि मैं ये 2 स्टाइल बताऊं, ये 2 स्टाइल उन्हीं लोगों के लिए रहेगा जो कोई गोल रखेंगे अपने सामने। हर स्टूडेंट जो यहाँ बैठा हुआ है, आप जहां भी खड़े मिनिमम 10 to 20% आप अपने ऊपर रखिए। अगर आपको लगता है कि आपको 60% मिलने वाला है, आप ये समझिए कि आपको 70 से 80 लाना है और आएगा, पक्का आएगा। 80 लगता है, 90 के आसपास आइए, 100 कोई क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है, 100 पर आगे आओ, लेकिन रैंक आपका आगे आएगा, बराबर है। आप जितना ऊपर 90, 95 के जितना ऊपर जाएंगे मेरिट के अंदर, आपका रैंक उतना ज्यादा आगे आएगा। तो आप ये समझ के चलिए, सबसे पहले ये अभी आपके काहे के ऊपर है, किस चीज के ऊपर है, आपके अपने किस चीज के ऊपर है, डिटर्मिनेशन, ठीक है, दृढ़ निश्चय जो आपने किया है। देखिए इस दुनिया के अंदर, है ना, इंसान जिस तरह के गोल्स को अचीव करना चाहता है, इस दुनिया में इंसान जिस तरह के गोल्स को अचीव करना चाहता है, उस तरह का उसके पास क्या होता है, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, ये अज़्म होता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को छोटी सी पहाड़ी, जैसे यहाँ पर हम लोग जाते हैं मॉल के, पहले छोटी सी पहाड़ी है ना, अगर उस पहाड़ी पर चढ़ना है तो कितना वक्त लगेगा, आधा घंटा, 1 घंटा, नॉट मोर देन दैट, बराबर है। अगर लेकिन किसी को हिमालय के ऊपर चढ़ना है, बराबर है, तो आप ये समझिए कि आपको कौन सी पहाड़ी चढ़ना है, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज के हिसाब से आपको कितनी बड़ी पहाड़ी को चढ़ना है, उसके हिसाब से आपको फुल ऑफ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एक आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि नहीं, मुझको ये अचीव करना ही है। और जब आपको पता है कि आपको इतनी ऊंची पहाड़ी को जाना है, तो आप क्या करेंगे, उससे ज्यादा क्या लगाएंगे, फिर एफर्ट्स लगाएंगे, उससे ज्यादा आपको क्या लगाना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बराबर है। और सबसे खास बात बच्चों जिसको आपको समझनी है वो ये कि यही 1 महीना है जो मेक और ब्रेक है। आपके हर स्टूडेंट के अंदर उतनी एबिलिटी है और उतनी क्षमता है कि हर स्टूडेंट जहां खड़ा है वहां से 10-20% और ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो अब ये आपके अपने डिटर्मिनेशन पे, आपके अपने काय पर रहेगा, गोल्स के, अज़्म के ऊपर रहेगा, निश्चय के ऊपर रहेगा कि आपको कहां जाना है, और उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, मेहनत, एफर्ट्स, बराबर है, उतनी ज्यादा आप लगाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो जो टारगेट हमको मिला है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए जैसे हम लोग को ये पता चल गया कि एक दिन में हमको कितने चैप्टर्स कवर करना है, ठीक। तो हम लोग ये करेंगे कि हम लोग का सबसे बड़ा टारगेट तो ये होगा
बोलेंगे अब इतना तो पढ़ लिया ना, है ना, अब क्या करेंगे? बाकी का कल कभी नहीं आना चाहिए जब तक वो टारगेट आप अचीव नहीं करेंगे। टारगेट ओरिएंटेड स्टडी इसीलिए की जाती है, टारगेट ओरिएंटेड स्टडी या पढ़ाई इसीलिए की जाती है कि जब तक आप उस टारगेट को अचीव नहीं करते आप जो है दूसरा दिन नहीं देखेंगे। ठीक है, आप चाहे फुल नाइट पढ़ाई करेंगे, लेकिन जो आपका दिन का टारगेट है, जितना डोज आपको एक दिन में लेना है, बराबर है, एक दिन का डोज आपको पता है, वो उसी दिन लेना है आपको, अगले दिन उसको मत मिलाइए। फिर क्या होता जाएगा, लास्ट में क्या पता चलेगा आपको, महीने भर में आपने क्या किया है, सिर्फ 4 दिन की दवाई ली है और बाकी और फिर क्या होगा, एग्जाम में भी वैसा ही होगा और फिर रिजल्ट भी क्या आएगा, तो फिर पूरी जिंदगी भर आपको 10वीं का रिजल्ट कैरी करना है, पूरी जिंदगी भर वही 10वीं का रिजल्ट रखना है ना, कि किसी को और कोई मतलब सेकंड चांस का भी विचार है, ऐसा कुछ नहीं है ना किसी का। तो आपको एक ही मार्कशीट करनी है और वो भी ईयर 2019 रखनी है आपको। तो जो डोज आपको एक दिन का मिल रहा है, आपको उस डोज को उसी दिन में क्या करना पड़ेगा, हर हाल में पूरा करना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, आपको क्या करना पड़ेगा, उतना डोज उतनी स्टडी एक दिन में करके ही सोना पड़ेगा। ये आपका पहला लक्ष्य रहेगा। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते हैं। ये तो एक लक्ष्य हो गया कि हम लोग कुछ भी करके क्या करेंगे, अपने डोज को एक दिन में पूरा करेंगे। लेकिन इसके अंदर एक और एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है मालूम है, दवाई कैसी है मालूम है, ज्यादा लिए तो प्रॉब्लम नहीं होता है, कम नहीं होनी चाहिए। दवाई कैसी है, ज्यादा लेने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे में आप जितनी शक्कर डालेंगे उसमें क्या होगा, चाहे मीठी होंगी, है ना, तो आपका जितना ज्यादा अच्छा परसेंटेज आएगा आपको क्या लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, आपके घर वालों को भी बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत खुश होंगे सारे लोग। तो ये दवाई कैसी है, ज्यादा लेने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई बच्चा सर ने 4 चैप्टर बोले थे, तो मेरे हो गए 4 घंटे में, 5 घंटे में, अब क्या करने का, 3 घंटा आराम, तो ऐसा नहीं है। 2 टारगेट है आपके पास क्या है, 2 टारगेट है, एक समय का, एक वक्त का टारगेट है कि आपको इतना टाइम भी पढ़ना है, उतना टाइम भी पढ़ना ही है, ठीक है, और उतना कवर करना है। अगर कवर जल्दी होता है तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ी रुकेंगे, अगर आपका कवर जल्दी होता है तो आप थोड़ी रुकेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यू प्रोसीड, है ना, यू गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। आप क्या कीजिए, काय करा तुम्ही तुमच्या पुढचे जे टॉपिक्स आहेत त्याच्यासाठी तुम्ही जा, ठीक है, आप क्या करेंगे, अपने अगले टॉपिक्स के ऊपर जाएंगे, अगले चैप्टर्स को कवर करेंगे, क्योंकि ये दवाई कैसी है, ये मीठी दवाई है ना, इससे ज्यादा लेने पर नुकसान नहीं होता है बल्कि फायदा होता है। तो ये आपका दूसरा लक्ष्य रहेगा कि अगर आपके चैप्टर्स जल्दी कंप्लीट होते हैं तो आप क्या करेंगे, आप उतना टाइम, जो अलॉटेड टाइम, जो आपने तय किया कि आपको कौन सी पहाड़ी पर चढ़ना है, 60% वाली पहाड़ी जाना है, 70, 80, 90, कितना लाइफ में ऊपर जाना है, वो आपके पर्सनल इसके ऊपर रहेगा, बराबर है, आपका रिजल्ट बताएगा, आप बोलने की किसी को जरूरत नहीं है, योर परफॉर्मेंस विल शो। अभी है ना, लड़के लोग पीछे बहुत ज्यादा क्या करते हैं, प्रॉक्सी मारते रहते हैं कि ठीक है अभी आप बोलिए, लेकिन आपका रिजल्ट बताएगा आप कितने अच्छे बच्चे हो, बराबर, तो हम लोग अभी कुछ नहीं बोलेंगे, आपको रिजल्ट आने दीजिए, हम लोग सब रिकॉर्ड करके रख रहे हैं, बाद में आपको देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि आपका सेकंड लक्ष्य रहेगा कि अगर आपके टारगेटेड 4 चैप्टर्स है एक दिन के अंदर, वो 4 चैप्टर्स आपके 6 घंटे में हो जाते हैं, और आपने ये भी टारगेट रखा है, आपने ये भी टारगेट रखा है कि आपको 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा भी पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, उस टारगेट से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, अभी चलूं, एक चीज बोलूं क्या, बुरा नहीं लगेगा तो, ऐसे ही बीच में थोड़ा मन में विचार आया, पीपीटी में नहीं लिखा हुआ है, जो बच्चे इस समय बहुत ज्यादा हंसते हैं ना, ऐसे समय पर दुनिया पर जिंदगी भर हंसते रहती है, याद रखिए वर्ड्स को, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मन में विचार आ गया, मैंने सोचा अगर आपको बुरा नहीं लगेगा तो शेयर करता हूँ।
याद रखिए इन वर्ड्स को कि जो ऐसे समय बहुत ज्यादा हंसते हैं ना, दुनिया उनके ऊपर जिंदगी भर हंसते रहती है, ठीक, और वो जिंदगी भर फिर बाद में रोते रहते। ठीक है, चलो आगे चलिए हम लोग। अभी देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस्पेक्ट है, पहलू है जिसको आपको समझना है, वो ये कि एक लेवल पे आने के बाद में, एक सतह पर, एक पर्टिकुलर जगह पर पहुंचने के बाद में नॉलेज के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से लगभग सारे बच्चे जो है वो बराबर हो जाते हैं। बुक्स तो उतनी ही है, बराबर है, मटेरियल तो उतना ही है, सबको पता है 60% क्या आने वाला है, 20% क्या आने वाला है, बाकी का 20% किस हिसाब से पैटर्न है वो भी मैं बताऊंगा आपको, ये सबको पता होता है। और नॉलेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे जो है एक लेवल पर आकर रुक जाते हैं। ठीक, जैसे 60 वाले हैं तो उन्होंने 60% पढ़ा है तो 60 पे आके रुक गए हैं, 80 तो 80 पर, और 90 तो 90 पर। लेकिन जो एक मेजर डिफरेंस, जो एक बहुत बड़ा फर्क आपके परसेंटेजेस के अंदर हो सकता है, होगा, वो ये कि आपका प्रेजेंटेशन स्किल, आपका पेपर, जैसे मैंने क्या बताया कि बोर्ड में जो टीचर, बोर्ड के अंदर जो टीचर आपका पेपर चेक करने वाला है वो आपको नहीं जानता, लेकिन आपका जो आंसर पेपर रहेगा वो आपकी पहचान बनेगा। और बीइंग अ टीचर एक चीज आप हमेशा याद रखिए, हम लोगों की एक मेंटालिटी होती है, एक सोच होती है, पेपर को देखने के बाद में बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हम लोग को लगता है कि ये बच्चा, ऐसा लगता है इसके अंदर कुछ कैलिबर है, कुछ दम है, जिस हिसाब से इसने पेपर लिखा है, जिस हिसाब से इसका प्रेजेंटेशन है, इसका कॉन्फिडेंस, इसका नॉलेज, लगता है कि ये बहुत बढ़िया बच्चा है। और जब पेपर चेक करने वाले के मन में ये विचार आपके पेपर के बारे में आ गया, पेपर चेक करने वाले के मन में आपके पेपर के बारे में ये विचार आ गया, ये ख्याल आ गया, उसके बाद में छोटी मोटी गलतियां माफ हो जाती हैं, यकीन जानिए। उसके बाद छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज किया जाता है। हाँ, अगर कुछ बड़ा आपने गड़बड़ किया है तो ही उसको बहुत ज्यादा ये करेंगे, लेकिन अगर आपका पेपर आपका एक नेगेटिव प्रचार कर रहा है, एक मंफी आपका जो तासुर छोड़ रहा है ना, आपके बारे में देखते ही लगता है क्या, मतलब लगता है कि कुछ तो ऐसे ही बस आ गए, जैसे आ गए और आ गए और पेपर लिख दिए, तो ही विल बी वेरी हार्श, ही विल बी वेरी हार्श। थोड़ा सा भी रॉन्ग है तो पूरा आंसर रॉन्ग होगा। और आप ये समझ के चलिए कि एक बार आपने पेपर लिख दिया, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई पेपर रीचेकिंग वगैरह का कंसेप्ट नहीं होता है, कोई सुनवाई नहीं है। तो आप अपने नॉलेज के साथ में आपको किस चीज को इंप्रूव करना है, बढ़ाना है, वो है आपका प्रेजेंटेशन स्किल। ठीक है, पेपर आप कितना अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, कितने अच्छे से आप लिखेंगे, कितनी सफाई से आप लिखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और टॉपर्स, खासतौर से जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, वो तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ ले कि मेरिट में आना और नहीं आना सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन स्किल डिसाइड करने वाला है। मेरिट में आना या नहीं आना ये आपका प्रेजेंटेशन स्किल डिसाइड करने वाला है। प्रेजेंटेशन स्किल को किस तरह इंप्रूव करेंगे, मैं कुछ एक उदाहरण आपको दूंगा जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह आप प्रेजेंटेशन स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या रहेगा, साफ सफाई, क्लीनलीनेस, एटमोस्ट क्लीन। इसलिए आपके हाथ भी आप साफ रखिए, साफ हाथों से, है ना, धूल लगी हुई, तेल लगे हुए, गंदे हाथों से बिल्कुल भी पेपर को हाथ मत लगाइए। हाथ नीट एंड क्लीन होने चाहिए, क्योंकि वही आंसर पेपर को आप उठाने वाले हैं। तो हो सकता है आपके हाथ में लगी छोटी सी गंदगी भी उस पर, तो सबसे पहले नीट एंड क्लीन इन दैट टर्म, फिर नीट एंड क्लीन इन टर्म्स ऑफ राइटिंग। कोशिश ये कीजिए कि बिल्कुल भी कटिंग शटिंग नहीं हो पेपर के अंदर, कहीं पर भी कटिंग शटिंग बिल्कुल नहीं करना है पेपर के अंदर, एकदम नीट एंड क्लीन पेपर लिखना है। अगर आपकी राइटिंग बहुत खूबसूरत नहीं है, रीडेबल राइटिंग लिखिए, रीडेबल, पढ़कर समझ में आए, लेकिन सफाई से लिखिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो सफाई से आप लिख सकते हैं, इसकी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको एक्स्ट्रा। तो ये पहला पॉइंट रहेगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे उनको आप पेंसिल से क्या कर सकते हो,
अंडरलाइन कर सकते हो। फिर पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश कीजिए, जितना हो सकता है पॉसिबल। आप क्या कीजिए, जहां भी ये इस बात की गुंजाइश है, जहां भी ये बात पॉसिबल है, मुमकिन है, हो सकता है, आप क्या कीजिए, पॉइंट के तहत, है ना, नुकात बनाकर और उस तरह से आप लिखिए, ताकि एग्जामिनर को भी लगेगा कि ये बच्चे ने जो है ना बहुत सिस्टमेटिक लिखा है, नॉलेज है इसके पास एक पेज का, लेकिन दूसरे बच्चे ने क्या किया, खाली लिख दिया है। इसने तो सारी चीजों को पॉइंट वाइज लिखा है, बहुत फर्क पड़ता है उसका। फिर उसके बाद क्या होगा, पैराग्राफ जितने पॉसिबल होंगे आप पैराग्राफ बनाइए, बराबर है। 6 लाइन 7 लाइन पे एक पैराग्राफ हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा आप आगे मत बढ़िए। एक एवरेज आप सेट कीजिए कि आपको कितने लाइन पर पैराग्राफ बनाना है आपकी राइटिंग के हिसाब से। फिर उसके बाद में वर्ड, एक लाइन के ऊपर ये मत कोशिश कीजिए कि 10 वर्ड लिखे आपने, एक ही लाइन पे 10 वर्ड लिखे या 2 या 3 लिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। 6 वर्ड 7 वर्ड, उससे ज्यादा आप क्या करेंगे, हर लाइन पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन की कुछ एक पॉइंट से, और आगे कौन से, ब्यूटीफाई एज मच एज पॉसिबल, जितना खूबसूरत बना सकते हैं, जितना अपने आंसर पेपर को खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि जितना खूबसूरत आपका आंसर पेपर होगा उतना खूबसूरत क्या होगा, आपका रिजल्ट होगा, बराबर है। तो इस बात की कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा आप क्या कर सकते हो, ब्यूटीफाई कर सकते हो, खूबसूरत कर सकते हो, उसके अंदर जितनी सुंदरता आप ला सकते हो। किस तरह से, जैसे अभी मैथ्स के अंदर अगर इक्वल टू आ रहा है ना, 6 लाइन पे एक के नीचे एक इक्वल टू है, तो कोशिश ये कीजिए कि सारे इक्वल टू बराबर एक के नीचे एक ही जाना चाहिए। देखकर लगना चाहिए कि बच्चे ने स्केल लेके बनाया है या हाथ से लिखा है, ऐसा इंप्रेशन जाना चाहिए। तो जितना ज्यादा आपको डायग्राम बनाने खूबसूरत, मतलब डायग्राम्स के अंदर जितनी सफाई हो सकती है, आप जब मार्किंग करेंगे तो एरो आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए, स्केल का बराबर से यूज किया होना चाहिए, पेंसिल बहुत अच्छी पॉइंटेड होना चाहिए, सब चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। जितनी आप सुंदरता को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आपका परसेंटेज और मार्क्स बढ़ने वाला है। मैथ्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जहां भी आंसर्स आ रहे हैं आपको, आंसर्स को आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट करिए। जैसे मैंने बताया, फर्स्ट इंप्रेशन आपका ये दे देगा। अगर पेपर चेक करने वाले ने स्टार्टिंग में ये देख लिया कि नहीं ये बच्चा जेन्युइन है, देखिए हीरे की परख हो जाती है, पेपर चेक करने वाले को स्टार्टिंग में ही हो जाती है। अगर लगता है जेन्युइन है तो वो ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करेगा आपके सब आंसर्स पढ़ने के लिए, सब स्टेप्स को पढ़ने के लिए, हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करे। देखा कि बॉक्स में उसके पास एक रेडीमेड आंसर है, बराबर है, उसने अगर खाली टैली कर लिया हाँ ये बराबर है, तो आपका काम शायद बहुत इजी हो जाएगा और बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है उसका। फिर ये आपकी चॉइस है, सिर्फ एक सजेशन है, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, 5 रुपीज का जो रेनॉल्ड्स पेन आता है, पेन बहुत सारे आते हैं मार्केट में, आप कोई भी ट्राई कीजिए जो अच्छा इंप्रेशन देता हो। और पेन को क्या कीजिए, सारे पेन को आधे आधे लिखकर छोड़ दीजिए, सारे पेन को क्या करना है, आधे आधे लिखकर जमा करना है, एग्जाम्स के लिए आधे आधे लिखकर जमा करना है आपको पेन, बराबर है, ताकि आपका पेन उतना स्मूथली चले, अच्छा इंप्रेशन दे। ये सारी चीजें क्या रहेगी, आपके प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करेगी। अभी देखिए कैसा होता है, बोर्ड के अंदर जो मेन क्वेश्चन अगर आपके 5 या 6 है और फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, पहले क्वेश्चन का जो लास्ट सब क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है वो क्या होगा, पेज के सिर्फ एक लाइन के ऊपर खत्म हो रहा है, पेज के कितने लाइन पर, एक ही लाइन पर खत्म हो रहा है। आप क्या करने जाएंगे, आप तो बड़े दयालु है, आप क्या सोचेंगे आगे जाइए बोर्ड वालों को क्या करें, पेपर क्यों वेस्ट करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या करते हैं, इतना बड़ा पेज वेस्ट हो जाएगा, ऐसा अगर 6 क्वेश्चन है तो 6 पेज वेस्ट हो जाएंगे, बराबर है। कतई इस बात की चिंता या फिक्र मत कीजिए, एक लाइन के एक वर्ड, एक लाइन के ऊपर एक ही वर्ड लिखा है आपने, लाइन तो छोड़ दीजिए, आप लाइन के ऊपर एक ही वर्ड भी लिखा हो तो जो मेन क्वेश्चन है, अगला मेन क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट कीजिए। अगला मेन क्वेश्चन क्या करना है आपको, न्यू पेज से स्टार्ट करना है, उस पूरे पेज को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये एक पॉइंट रहेगा। दूसरा एक पॉइंट क्या रहता है कि हम लोग को सब बोलते हैं कि आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो ना, मेन क्वेश्चंस की जो ऑर्डर्स है आपको अगर चाहिए आप 6ठे से स्टार्ट कर सकते हो, 5वें से जंबल ऑर्डर में लिख सकते हो, ये प्रोविजन, ये सुविधा होती है। लेकिन जो बच्चे स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो ये सब जंबलिंग में मत पड़े। देखिए जितना सीक्वेंशियल अगर आपका आंसर पेपर है, चेक करने वाले के लिए उतनी सुविधा और आसानी है, उसको तकलीफ नहीं उठानी पड़ रही है। ये इधर अच्छा ये क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन है,
नो जंबलिंग, सब सीक्वेंशियली असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आया, उसके सब क्वेश्चन जो है सेकंड है। तो आप क्या कीजिए, आप ये कोशिश कीजिए कि आप इसी ऑर्डर को मेंटेन रखेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन थोड़ा टफ है, अभी आपको उसका आंसर तुरंत याद नहीं आ रहा, उसकी जगह छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए आप, ठीक है। और फिर बाद में जब टाइम रहेगा तो उसको आप ये कीजिए। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ एक पॉइंट्स है जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने प्रेजेंटेशन को इंप्रूव कर सकते हो। इतना ही है, आगे चलो। ये फॉर्मेट समझ रहे हैं आपको, बोर्ड में जो बना हुआ है? एक मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह से एक मार्जिन सेट कर लेंगे मेन क्वेश्चन के, और हर पेज पे जब तक वो मेन क्वेश्चन रहेगा वैसी मार्जिन आप बनाते रहेंगे। फिर उसके अंदर जितने सब क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर जितने सब क्वेश्चन आएंगे, उनको आप क्या करेंगे, सेकंड मार्जिन के अंदर चलाएंगे। अच्छा, सेकंड मार्जिन के बाद भी और कुछ सब क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, थर्ड मार्जिन बनाएंगे और हर पेज पे इन मार्जिन को फॉलो करेंगे। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए, आपका अगर से आंसर राइट है, नंबरिंग में थोड़ी भी गड़बड़ है, पेपर चेक करने वाले को पूरा राइट चाहिए, आपको 0 मार्क्स दे दे उस आंसर के लिए, उस उत्तर के लिए वो क्या करे, 0 मार्क्स दे दे। तो आप ऐसा चांस बिल्कुल नहीं ले, बल्कि सिस्टमैटिकली इस तरह से आप मार्जिन बनाकर अपने काम को करेंगे, ठीक। अभी हमारे हिसाब से 3 अलग अलग श्रेणी में, 3 अलग अलग कैटेगरी में, 3 अलग अलग हिस्सों में स्टूडेंट्स को, तलबा को क्या कर सकते हैं हम लोग, डिवाइड या तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 3 अलग अलग कैटेगरीज हो सकते हैं अब तक की आपकी जो साल भर की पढ़ाई हुई है उसकी बेसिस पे। कुछ स्टूडेंट्स होंगे और यकीनन होंगे जिनकी की न सिर्फ पढ़ाई हो गई है पूरी, बल्कि उनका क्या हुआ है, रिवीजन भी एक बार हो चुका है, एटलीस्ट एक बार रिवीजन भी उनका हो चुका है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हुआ है, रिवीजन भी नहीं हुआ है अब तक, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जिनका सिलेबस भी नहीं हुआ है, शायद जैसे मैंने बताया एक आध सब्जेक्ट भी नहीं हुआ होगा। तो इनके हिसाब से अभी इन स्टूडेंट्स को क्या चीजों, अभी इनकी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या मटेरियल इनको पढ़ना चाहिए, बराबर है। अभी देखिए ये रियलिस्टिक अप्रोच होगा, ये क्या होगा, रियलिस्टिक अप्रोच, मतलब हकीकत पसंद है ना, सच्चाई को हमको मानना पड़ेगा कि अभी अगर कोई स्टूडेंट जिसने साल भर बुक भी नहीं खोला, अगर वो सोचेगा नहीं मुझको तो मेरिट में फर्स्ट आना है, मुझको क्या करना है, मेरिट में, पूरे मेरिट में, तो ये चलिए अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं हो सकती। हाँ, आप 60 आ सकते हो, 70 आ सकते हो, लेकिन आप ये सोचोगे कि आउट ऑफ द वे आप बहुत बड़ा जंप ले लो, तो ये शायद इस एक महीने के अंदर इतना पॉसिबल नहीं। 10 से 20% आप यकीनन ऊपर आ सकते हो, ठीक है। तो आपको अभी किस हिसाब से चीजों को अडॉप्ट करना है। देखिए जो बच्चे जिनकी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है, 60% बोर्ड का जो अभी पैटर्न है वो क्या है, 60% पैटर्न जो है वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये समझ के चलिए कि 10वीं में अभी जो पैटर्न रखा हुआ है उसके हिसाब से, उसके अनुसार क्या होगा, फेल होना बहुत मुश्किल है। 10वीं के अंदर फेल होना बहुत मुश्किल है। अगर कोई फेल होना ही चाहता है, किसी ने ठान कर ही रखा है कि मुझको तो फेल होकर ही दिखाना है, तो शायद वो फेल हो जाए, ठीक है। अदरवाइज वरना आप इस बात को समझिए कि फेल होना बहुत मुश्किल है। थोड़ी सी भी अगर आप मेहनत करते हैं, थोड़ा सा भी बोलते ना सही लाइंस पर अगर आप पढ़ाई करते हो तो बहुत इजीली आप आगे आ सकते हो। जैसे आप क्या करेंगे, 60% टेक्स्ट बुक को आप सबसे पहले देखिए कि टेक्स्ट बुक के अंदर जितना 60% ऑब्जेक्टिव है वो आपका क्या है, 60% मार्क्स का जो स्कोरिंग है आप उसी को पकड़िए, दूसरी चीजों को देखिए मत अभी, और उसके साथ 21 सेट को आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। 60% ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड 21 सेट को एट अ वन ग्लांस आपको उसको देख लेना है, ठीक। आगे चलो, देखिए जो एवरेज स्टूडेंट है उनको वो 60% क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है, उनको वो 60% क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है। 20% कहां से आएंगे, नॉलेज बेस्ड रहेंगे। सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर आपकी नॉलेज कितनी है, टेक्स्ट बुक पे आपकी नॉलेज कितनी मजबूत है वो देखा जाएगा। तो 20% क्वेश्चन वैसे
चाहिए तो आपको 20% क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से बिसाइड दैट 60 करने हैं ताकि आप 80 के आसपास आराम से पहुंच जाओ। दूसरा, एवरेज बच्चे क्या करेंगे जिनकी कई पेपर पढ़ाई हो चुकी है, रिवीजन आप जितना जल्दी हो सकता है रिवाइज कर लीजिए सारी चीजों को, और उसके साथ आप क्या करेंगे, अभी मॉडल क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, जो बच्चे जिनका अभी तक रिवीजन भी नहीं हुआ है उनके लिए मेरा सजेशन क्या रहेगा कि आप क्या कीजिए, क्वेश्चन पेपर को अभी आप किस तरह सॉल्व करेंगे, जैसे 4 साल के पेपर से तो आप हर पेपर को मत सॉल्व कीजिए, हर पेपर को सॉल्व मत कीजिए, चारों साल के क्वेश्चन नंबर 1 को पहले आप सॉल्व कीजिए। चारों साल के आप क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सॉल्व कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए, फिर 3 को, फिर 4 को। समझ में आ रही है बात आपको? तो वो बच्चे जो थोड़े एवरेज है, जिनका रिवीजन भी नहीं हुआ है, पढ़कर हो सकता है हो गया होगा, तो वो क्या करें, रिवीजन जितना जल्दी हो सकता है उतना करें। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर्स को किस तरह सॉल्व करेंगे ये पैटर्न में आप सॉल्व कीजिए। मॉडल पेपर्स देख लीजिए, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग मॉडल क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है मार्केट में, आप देख सकते हो। इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल है, बट वो आपको मतलब उसमें से ये करना पड़ेगा। उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के लिए नॉर्मल मॉडल पेपर सबको पता होते हैं, वो मॉडल क्वेश्चन पेपर आप ले सकते हैं। पिछले बोर्ड के 4 पेपर तो जरूर देखिए, 25 to 40% उसमें से ही आएगा, बाकी चीजें बाहर से रहेगी, ठीक है। तो आप पिछले 4 पेपर्स को अच्छे से कर लीजिए और फिर बाद में आगे चलिए। तो क्वेश्चन पेपर्स में जो आप सॉल्व करेंगे वो किस ऑर्डर में रहेगा, फिर क्वेश्चन नंबर 1 चारों पेपर से, 6 पेपर से 8 पेपर से आप पहले सॉल्व करेंगे, 2 को करेंगे, 3 को करेंगे, 4 को करेंगे। अब वो बच्चे हैं जिनका की खौफ सपना ये है जो मेरिट में आना चाहते हैं, वो लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, है ना, और उन्होंने साल के शुरू से ही उस तरह से पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से जो पढ़ाई की है, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया है। वो बच्चे अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये समझने की टेक्स्ट बुक के ऊपर आपकी जो गिरफ्त या ग्रिप होगी वो बहुत मजबूत होना चाहिए टेक्स्ट बुक के ऊपर। और टेक्स्ट बुक के ऊपर जो पहले 60 और 20% क्वेश्चन बताए वो तो हो जाने चाहिए। लास्ट आपको क्या करना है, 20% डिफिकल्ट क्वेश्चन रहते जो टेक्स्ट के बीच में होते, आपको उनको भी अच्छे से टेक्स्ट बुक के थ्रू पहले कर लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जिनका रिवीजन भी हो चुका है, पेपर सॉल्व करने हैं, पेपर सॉल्व करने के लिए दावी दिवाली की बुकें मार्केट में मिलती है। कितने बच्चों को पता है दावी दिवाली की बुक? थोड़े से बच्चे लोग पता है। ये इंग्लिश और मराठी मीडियम में मिलती है, लेकिन इसमें खास बात ये है कि वो बच्चे जिनका जो कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है, जो कि मेरिटोरियस स्टूडेंट है, उनके आंसर्स प्रिंट होते हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के आंसर प्रिंट होते हैं। और आपके लिए ये सबसे अच्छा रेफरेंस है कि आपसे पहले जिन बच्चों ने बोर्ड का एग्जाम दिए थे किस तरह से उन्होंने पेपर्स को सॉल्व किए ताकि उनका 95 और उसके ऊपर परसेंटेज आया। तो आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस रहेगा दावी दिवाली का, मेरिटोरियस बच्चों के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए मार्केट के अंदर बॉम्बे और पूना की 10 टॉप स्कूल्स है, 10 टॉप स्कूल्स है जिनके प्रीलियम की जो है क्वेश्चन पेपर की प्रिंट होती है। पता है आप लोगों को, बॉम्बे और पूना के 10 टॉप स्कूल है जिनकी की प्रीलियम जो होते हैं, प्रीलियम वे उसकी भी एक बुक मार्केट में मिलती है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा, शायद यहाँ कल्याण में शायद अवेलेबल नहीं हो, पर थोड़ी सी आप कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा मार्केट में। और ज्यादा करके ये बोला जाता है कि इसमें से क्वेश्चंस निकाले जाते हैं, ठीक है। ऐसा कोई आपको ये नहीं बोल रहा कंफर्म कैसे ही होता है, लेकिन फॉर अ ग्लांस एक बार देखने के लिए इस बुक को जरूर रिफर कीजिए, एक बार देखने के लिए इस बुक को जरूर रिफर कीजिए, ये आपके बहुत काम में आएगी। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितना पॉसिबल हो सकता है आप आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, आंसर्स को, पूरे आंसर पेपर को, और वो भी किस तरह से, जिस तरह से आपको एग्जाम देना है, 3 घंटे का एग्जाम है, आप घर में अलार्म लगाइए, आपकी मम्मी को आप बोलिए कि 3.25 घंटे पर आपकी अलार्म जब बजेगी आपका पेपर आपके पास से ले लेना चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे थोड़े मेरिटोरियस है, स्कूल के अंदर टॉपर्स है, उनके लिए मेरी एक और रिक्वेस्ट ये होगी कि आप ये कोशिश कीजिए कि आपके स्कूल के अलावा अगर पॉसिबल हो
आपके स्कूल के अलावा अगर पॉसिबल हो तो कोई अननोन मॉडरेटर से कल्याण के अंदर, डोंबिवली के अंदर आप क्या कीजिए, आंसर्स को सॉल्व करके चेक करवाइए। तो आपको अभी समय रहते पता चल जाएगा कि आप कहां-कहां गलतियां कर रहे हो, कहां-कहां आपको इंप्रूवमेंट करना है। तो जितना आप टाइम बॉन्ड के साथ में पेपर्स को सॉल्व करेंगे, जितना टाइम बॉन्ड के साथ में पेपर्स को सॉल्व करेंगे, जितना आप अगर किसी मॉडरेटर से पेपर को चेक करवाएंगे एग्जाम्स के पहले, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, आप एकदम पॉलिश हो जाएंगे और आप इस बात के लिए रेडी रहेंगे कि आप डेफिनेटली मेरिट के अंदर आपका एक बहुत अच्छा रैंक आएगा। ठीक, आगे चलो। अभी हम लोग लास्ट में कुछ चीजें, ये पीपीटी प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट हम लोग जो कंप्लीशन खत्म होने पर है, आपके आगे की कुछ चीजें, जैसे एक एग्जाम का क्वेश्चन, एक पेपर है, आप उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, उसकी भी हम लोग ने क्या की है, टाइम की सेटिंग किए हुए है, उसकी मंसूबाबंदी, उसकी प्लानिंग की है कि एक आंसर पेपर को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले इसके लिए आप क्या करेंगे, उदाहरण के लिए लीजिए, एग्जांपल के लिए आप लीजिए, मिसाल के लिए कि आपके पास कितने क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन, कितने मेन क्वेश्चन है, 6 मेन क्वेश्चन है। ठीक, और 3 घंटा जैसे आपके पास आमतौर पे नॉर्मली उस 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टाइम है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो पहले 15 मिनट होते हैं आपके पास, पहले 15 मिनट, उसमें आप पूरे क्वेश्चन पेपर को आराम से पढ़ लेंगे। पेपर आते दिन आप सीधा लिखना नहीं शुरू करेंगे, डायरेक्टली चलो आगे आप लिखना शुरू करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आराम से पेशेंस रखिए, एकदम इत्मीनान से, कूल माइंडेड, है ना, सर पे क्या रख के बैठिए एग्जाम के अंदर, हाँ हो सके तो पर रख के बैठिए, ऐसा समझिए कि आपके सर पे पर एकदम आराम से रिलैक्स होना है आपको। ठीक, आपको क्या करना है, अपने फीलिंग्स को, अपने जज्बात को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है। ठीक, और आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पहले 15 मिनट आराम से पूरे क्या करेंगे, आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेंगे, और उसके बाद में जो आपको लगता है कि जैसे जहां चॉइसेस है, जहां आपके चॉइसेस है, तो आपको लगता है कि इनमें से आप कौन से चॉइस के आंसर ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, आप उनको एक पेंसिल से रफ क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। पेंसिल से आप क्या करना, टिक कर लेना, इसकी परमिशन ले लेना, जो आपका वहां पे सुपरवाइजर रहेगा उसको बोल देना, सर आई जस्ट वांट टू उसको ये टिक करना है, तो क्या बाद में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ठीक है, अगर दैट परमिशन इज ग्रांटेड, ठीक है, नहीं तो आप खाली माइंड में ये कर लेंगे कि ये सारे क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक, पहले 15 मिनट। अच्छा, और उसके बाद में लास्ट के जो 15 मिनट बचते हैं, लास्ट के जो 15 मिनट, उसमें क्या किया जाता है, लास्ट के 15 मिनट आप क्या करेंगे, सिर्फ इस काम के लिए स्पेयर रखेंगे। देखिए, अगर 3 घंटे का पेपर है, आपको इतनी परफेक्ट प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि आपका आंसर लिखकर 3.25 घंटे में होना ही चाहिए। ये प्रैक्टिस से अचीव हो सकता है। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो ये डेफिनेटली अचीवेबल है। और लास्ट के 15 मिनट आप आराम से पूरे आंसर पेपर को एक बार रिवाइज करेंगे, उसका इरादा करेंगे, एक बार पूरा गो थ्रू कर लेंगे, देख लेंगे कि जो आपने आंसर्स लिखे हैं सब सही है, ठीक है, कहीं आपको लगता है कि कुछ चेंज करने की जरूरत है, आप चेंज करेंगे, यहाँ वहां बिल्कुल क्या नहीं देखेंगे। ठीक है, ये आपके कितना टाइम चला गया इसमें, आपका ये 2 काम करने में आधा घंटा चला गया। ठीक, अब इसके बाद में एक्चुअल आप आंसर्स लिखना शुरू करेंगे। अभी जैसे मान लीजिए एक मेन आंसर है आपका, एक मेन क्वेश्चन है, और आपके पास उस हिसाब से एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम बचता है, 25 मिनट बचते हैं। अगर एक क्वेश्चन के लिए आपको ये पता है कि आपको 25 मिनट बच रहे हैं, उसमें भी आप क्या करेंगे, जो पहले 5 मिनट होंगे, पहले जो 5 मिनट होंगे वो आप क्या करेंगे, पूरे आंसर को अपने माइंड में क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। आंसर को क्या करेंगे, अपने माइंड में डाउनलोड करेंगे। पूरा आंसर आराम से सोच लीजिए कि ये पूरा आंसर है, आपके माइंड में पूरा आ जाना चाहिए, और फिर आपको सिर्फ लिखना है। तो सबसे पहले 5 मिनट में आप आराम से उस आंसर को सोचेंगे, हाँ ये चीजें, वरना क्या होगा, अगर आप डायरेक्टली लिखना शुरू कर देंगे, हो सकता है जल्दी में आपको 1-2 पॉइंट मिस कर जाए। तो आप आराम से पेशेंस को रखते हुए क्या करेंगे, पहले 5 मिनट में ये काम करेंगे। अच्छा, और उसके अंदर भी लास्ट के जो 2 मिनट रहेंगे,
ठीक करेंगे। अच्छा, इस हिसाब से आपके पास कितना टाइम बचता है एक्चुअल आंसर को लिखने के लिए? कितना टाइम बचता है? 18 मिनट आपके पास 18 मिनट बचते हैं एक्चुअल में एक मेन आंसर को इस कैलकुलेशन के हिसाब से। ये आइडियल तरीका है, ये एक मिसाली तरीका है जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से और बहुत अच्छी प्रैक्टिस से आ सकता है। ठीक है, आप ये बोलेंगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, 18 मिनट ही मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप रियल में प्रैक्टिस करेंगे तो एवरेज टाइम कितना, एवरेज टाइम ऑन एन एवरेज है ना, एक अंदाजन टेंटेटिवली आपके पास एक आंसर को एक्चुअली लिखने के लिए कितना टाइम बचेगा? 18 मिनट बचेंगे। और ये अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो ये अचीवेबल है, ये आप हासिल कर सकते हैं कि ये ऐसा हो सकता है कि आप 18 मिनट में अपने आंसर को लिखें। आगे चलो, अभी ये तो हो गया आंसर पेपर किस तरह सॉल्व करना है। अभी जैसे जैसे आपकी पढ़ाई हो जाएगी, एग्जाम आपके एकदम सर पर आके लगेंगे, एग्जाम्स के अंदर आप क्या करेंगे? सबसे पहली चीज तो धैर्य, सब्र, पेशेंस को क्या करना है? संभाल कर रखना है। समझ में आ रहा है? सबसे पहला काम क्या करना है? पेशेंस को, धैर्य को, सब्र को संभाल कर रखना है। अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखिए, बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स अंदाज में, बहुत इत्मीनान से आप क्या कीजिए, एग्जाम के अंदर जाइए। टेंशन लेंगे, लोड लेके आ रही है, वो कोई टेंशन लेके जाना है नहीं है आपको। बहुत आराम से आपको ये समझने कि आपने जितना पढ़ा है आप उसको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे अंदाज में लिख कर आएंगे और उसमें मार्क्स आपके जरूर एनकैश होंगे। टेंशन लेंगे तो क्या होगा, जो आता है उसमें से भी आपके माइंड से क्या हो जाएगा, बहुत सारी चीजें ऐसी ही चली जाएंगी, तो आप खुद क्या करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। तो आपको इस बात की कोशिश करनी है सबसे पहले, और पेरेंट्स को भी इस बात के लिए अपने बच्चों को बहुत आराम से लेकर चलना है कि वो बहुत रिलैक्स अंदाज में रहे, बहुत इत्मीनान से रहे। ठीक है, दूसरी चीज क्या करेंगे, जब मान लीजिए आपका सुबह 10 या 11 बजे पेपर है, कम से कम 1 घंटा पहले आप पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ देंगे। बहुत अच्छे से सुनिए इस बात को, आपकी बुक को आप बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। 1 घंटा पहले आपको बुक्स को जो है वो बंद करना है, बुक को बिल्कुल नहीं देखना है। ठीक, और उसके बाद में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों से बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है पढ़ाई के बारे में, बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है। ना डिस्कस करना है ना डिस्करेज करना है। क्या होता है, अरे तूने वो पढ़ा क्या, वो नहीं पढ़ा, अरे बाप रे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था, तुझे नहीं बघितले, अरे ते तर असं वाटतंय ते सांगतात की येणारच आहे यावेळी, ऐसा ही कुछ लगता है। तूने नहीं पढ़ी हो, अरे तूने वो नहीं पढ़ी, अरे बाप रे जो पढ़ा था वो भी सब चला गया, क्या बोलते हैं वो ना, वो तो मैंने पढ़ा नहीं, अब क्या करूं, आपको नहीं करना है जो। हाँ, तो ये चीज को भी आप बहुत अच्छे से समझिएगा। आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर किसी से पढ़ाई के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। समझ में आ रहा है, पढ़ाई के बारे में किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं करने का। कोई बोलेगा भी ना कि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है तो बोलेगा तेरे पास रख, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट तू पढ़, देखो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट कुछ होता नहीं है। बात समझ में आ रहा है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपको इन सारी चीजों से क्या करना है, अपने आप को जो है वो दूर रखने का है। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद में पेपर के लिए जाने से पहले कम से कम उस समय क्या कीजिए, अपने ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह को उस समय याद कर लीजिए। बराबर है, वैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ईश्वर अल्लाह क्या है, मोस्ट पावरफुल है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा ताकतवर है, सब कुदरत है, सब चीजें उसके हाथ में है। बराबर है, तो थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, अगर आपने मेहनत की है ईमानदारी से तो ईश्वर भी आपके साथ क्या करेगा, है ना। और आपने बोला है कि जो गलतियां आपसे हो गई, जो गलतियां आपसे हो गई, जो समय आपने नष्ट कर दिया, जो वक्त को आपने जाया या बर्बाद कर दिया, अब उसके लिए क्या करना है, माफी मांगना है कि आगे, है ना, लाइफ में ऐसी गलती नहीं होगी, अभी एकदम अच्छा बच्चा बनूंगा।
एकदम अच्छी बच्ची बोलूंगा, और ईश्वर को हमेशा क्या करूंगा, खुदा को, अल्लाह को हमेशा याद करते रहूंगा। ठीक है, तो निकलते वक्त उससे आपको बहुत ज्यादा शक्ति या बहुत ज्यादा हिम्मत और ताकत प्राप्त होगी, यकीन जानिए, ये आप जरूर कीजिए। बराबर है, खाई में मत निकल जाए, रिक्शा इधर ही आया हुआ है, ऐसा मत कीजिए। बहुत आराम से प्रिपेयर होके जाइए एग्जाम्स के लिए। एग्जाम्स के लिए जो है बहुत आराम से, वेल प्रिपेयर, अच्छी तरह से प्रिपेयर होकर जाइए, और निकलने से पहले अपने ईश्वर को जरूर अच्छे तरह से याद कीजिए। ठीक है, आपकी पॉलिसी क्या होगी, डोंट शो डोंट सी। अगरचे आपका बहुत अच्छा दोस्त आपके आजू बाजू है, इर्द गिर्द है, आपके भाई बहन भी होंगे, तब भी आप क्या करेंगे, डोंट शो डोंट सी। ना मुझको देखना है ना मुझको दिखाना है। होशियार बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से समझिए, खामखा दिखाने के चक्कर में भी आप फंस सकते है ना, पूरी तरह फंस सकते, और आपका पूरा करियर क्या हो सकता है, आज हो सकता है। तो आपको दृढ़ निश्चय इस बारे में भी करना पड़ेगा, एक बड़ा फैसला इस बारे में भी करना पड़ेगा कि आप चाहे कुछ हो जाए, चीटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, इसके लिए जैसे बुलशिट की मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं। एक कौवा था, बहुत भीगा हुआ था बारिश के अंदर, और बहुत उसको ठंडी लग रही थी। उसको क्या दिखा वहां पे, बुलशिट दिखा। ठीक है, थोड़ा सा गंदगी दिखी, उसने जाके उस शिट को थोड़ा सा खा लिया, उसके अंदर थोड़ी क्या आ गई, गर्मी आ गई, वो उस जानवर के, उस बैल के दुम पर जाके बैठ गया, ताकत आई थोड़ी, उसको लगा रहा इससे तो ताकत मिल रही है, वो फिर गया, फिर थोड़ा सा वो शिट खाया, और ताकत आई, वो उस बैल के ऊपर ही जाके बैठ गया, उसको लगा इससे तो बड़ी ताकत मिल रही है, उसने जाके और खा लिया। खाने के बाद वो तो सीधा पेट पर उठा, झाड़ पर जाकर बैठ गया। उतने में क्या हो गया, वहां पे एक शिकारी खड़ा था, वो देख रहा था कि कोई जानवर, कोई कौवा उसको दिखाई दे, और ये जो बुलशिट खाकर ऊपर पहुंचा था, सीधा शिकारी का क्या बन गया। हाँ, सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि बुलशिट कैन टेक यू टू द टॉप। गलत और गंदे हाथ से आपको क्या कर सकते हैं, ऊपर तक ले जा सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ ऊपर जो है बहुत ज्यादा देर नहीं है। तो यू हैव टू अवॉइड चीटिंग। ठीक है, पूरी ईमानदारी से आप अपने आंसर्स को लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। एग्जाम्स के वक्त लिखने के बाद में पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, एक तो उदाहरण मैं आपको देता हूं कि एक स्टूडेंट था जिसने एसएससी का एग्जाम दिया काफी साल पहले, मैथ्स का पेपर था। उसने घर पे आके वापस से चेक किया कि जो आंसर उसने लिखे हैं, आंसर तो उसका बराबर हो सकता है, लेकिन उसको लगा कि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है। उसने बोला मेरा आंसर रॉन्ग नहीं हो सकता है, हो सकता है कि जो क्वेश्चन था वो क्या हो, वो गलत होगा, लेकिन मेरा आंसर गलत नहीं है। और आप यकीन कीजिए उस साल पेपर्स के अंदर जो पब्लिश हुआ था कि वो जो क्वेश्चन था वो रॉन्ग पब्लिश हुआ था। बोर्ड ने इस बात को मान लिया, उन बच्चों को मार्क्स दे दी। तो ये कॉन्फिडेंस हो सकता है, होना चाहिए कि आपका आंसर राइट होगा, मतलब क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपका आंसर जो आपने लिखे हैं वो ही राइट है। इतने कॉन्फिडेंस से लिख कर आइए आंसर्स को। जितने मार्क्स का आपने लिखा है, आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको उतने मार्क्स मिलेंगे ही। ठीक है, एक दूसरी एग्जांपल है, हमारे दोस्त है मोइन कुरैशी, फिलहाल यूएसए में है, आईबीएम के अंदर रिसर्च कर रहे, पीएचडी किया उन्होंने। गेट के अंदर आईआईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके अंदर उनका 99.92 परसेंटाइल आया था। पूरी बॉम्बे यूनिवर्सिटी में करोड़ बी के अंदर उन्होंने टॉप किया बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में। ये स्टूडेंट
बी का जब लास्ट ईयर का एग्जाम, लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, उसके बाद में बेंगलोर की एक बहुत बड़ी फॉरेन कंपनी से उनको जॉब का ऑफर था। लेकिन समस्या और प्रॉब्लम ये थी कि उस जॉब के ऑफर में बायोडाटा जो भेजना था उसमें लास्ट सेमेस्टर के मार्क्स भी लिखने थे। 3 तारीख तक वो सबमिट करना था बायोडाटा और रिजल्ट आने वाला था 15 तारीख को। ये स्टूडेंट ने क्या किया, इसने गेस किया, इसने लिखा कि उसका परसेंटेज होगा 77.5 और यूनिवर्सिटी टॉप। और अब यकीन कीजिए 15 तारीख को जब रिजल्ट आया उसका परसेंटेज था 77.4 और पूरी बॉम्बे यूनिवर्सिटी में टॉप किया। तो ये कॉन्फिडेंस कि जिस तरह से आपने पेपर लिखा है आपको पता होना चाहिए कि आपको इतने मार्क्स मिलेंगे और आपने इस तरह से ही लिखा है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको पेपर्स को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और लास्ट आखिरी चीज क्या है, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपको क्या करना होगा, अपनी सेहत का भी इस 1 महीने में बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। मतलब आपको क्या क्या करना पड़ेगा, अनवांटेड जंक फूड्स को बहुत ज्यादा अवॉइड करना पड़ेगा, ऐसा खाना, ठीक है, जो आपकी सेहत को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनको बाहर के खाने को मतलब आपको बहुत ज्यादा अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे अनटूवर्ड इंसिडेंट्स में आपको नहीं पड़ना पड़ेगा। ऐसे खेल जिससे कि आप क्या हो सकते हैं, जिससे आपके शरीर को कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ मार लग सकता है, आपको तकलीफ हो सकती है। ऐसे सारे खेल, ऐसे सारे चीजों का आपको क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा, इनसे आपको दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। फिर इस 1 महीने में कोशिश ये कीजिए कि बहुत हेवी खाना मत खाइए, बहुत हेवी खाना बिल्कुल मत खाइए। चावल कम से कम खाइए, ज्यादा चपाती पर नहीं है, ठीक है। चावल को कम खाइए, चावल खाने के बाद में नींद ज्यादा आती है। और हेवी खाना मत खाइए। अगर आप मान लीजिए 3 रोटी खाते हैं तो आप 2 पर आ जाइए। आपको अगर बाद में भूख लगती है तो थोड़ा सा स्नैक्स खाइए, लेकिन हेवी खाना मत खाइए। खाना भी आप क्या कीजिए, लाइट खाइए, तो क्या रहेगा, आपकी सेहत जो है वो बनी हुई रहेगी, ठीक। मैं यहाँ पर आपको एक लड़के की मूवी क्लिप दिखा रहा हूँ, एक लड़के की मूवी क्लिप दिखा रहा हूँ। और ये लड़का, आप खुद देखिए कि उसके ईश्वर ने, भगवान ने दोनों हाथ है, उसके हाथ नहीं है, उसके दोनों उसको हाथ नहीं है, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन, उसका अज़्म, उसका निश्चय आप देखिए कैसा है। आराम से इस मूवी क्लिप को देखिए आप, इस तरह से पैरों से अपना सारा काम कर रहा है।
वर्ड्स के साथ जो है अपने लेक्चर को, पीपीटी प्रेजेंटेशन को खत्म करता हूं। लास्ट में आपसे मैं एक छोटा सा वादा लेना चाहता हूं। एक तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए कि चूंकि यहाँ पे कुछ पेरेंट्स भी बैठे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम खत्म होने तक, एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम को खत्म होने तक एटलीस्ट आप लोग खुद इस बात का फैसला कीजिए कि अपने घर में जाने के बाद में सबसे पहला काम आप जो है टीवी को निकाल कर रखेंगे। ये वादा दे सकते हैं आप लोग मुझको? पेरेंट्स भी ये